हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो चलिए जल्दी से आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने मेरा लास्ट वीडियो देख लिया होगा और अब आपको नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। और अगर आपने वीडियो मिस कर दिया है तो कोई बात नहीं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी, वहां से जाके आप देख सकते हैं। ठीक है। तो अब मैं मानूं 10 नंबर की तैयारी हो चुकी है बोर्ड एग्जाम की। मैं 10 मार्क्स क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा था, हमने फर्स्ट लेक्चर में जब सिलेबस डिस्कस किया था तो हमने मार्क्स बाइफर्केशन भी देखा था। और वहां पे हमने देखा था कि जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यूनिट 1 है वहां से 10 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है। तो अब मैं मान रही हूँ कि 10 मार्क्स की तैयारी हो चुकी है। ठीक है। बट आने वाले लेक्चर्स में मैं जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो टॉपिक है उससे हम लोग और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम और करेंगे आने वाले वीडियोस में। ठीक है। बट फिलहाल वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नेक्स्ट यूनिट, दैट इज पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट यूनिट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो इस यूनिट का वेटेज बहुत ज्यादा है। हमने देखा था इस यूनिट से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं बताइए। ये जो पूरा पार्टनरशिप का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से कितने नंबर के क्वेश्चन आने हैं याद करिए। 30 मार्क्स। यहाँ से पूरे 30 मार्क्स के क्वेश्चन आने वाले हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म, ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है पूरा मिला के यहाँ से 30 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, स्टार्ट करने से पहले मुझे आपसे एक बात भी कहनी है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट यू गेट द नोटिफिकेशन व्हेन आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो। एंड स्टूडेंट, हम लोग ये वीडियो बहुत ही मेहनत से बनाते हैं। इवन मुझे तो इतनी वीडियो एडिटिंग भी नहीं आती है, बट स्टिल आई ट्राई। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है ना तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। हमारे लिए तो यही मोटिवेशन है। ठीक है। तो चलिए, आज मैंने बहुत बातें कर ली, बैक टू वर्क। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। इस लेक्चर में हम लोग फंडामेंटल डिस्कस करेंगे, इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। ठीक है। टॉपिक क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस लेक्चर में एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे पार्टनरशिप फर्म होती क्या है, फिर उसके बाद हम उसके कुछ फीचर्स देखेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड क्या होती है, फिर उसके बाद हम देखेंगे कुछ स्पेशल एस्पेक्ट पार्टनरशिप फर्म के। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप क्या होती है? व्हेन टू और मोर देन टू पर्सन, जब दो या दो से ज्यादा लोग मिल करके कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई व्यापार, कोई कारोबार स्टार्ट करते हैं और अपने प्रॉफिट लॉस को शेयर करते हैं, तो दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप। इसी को पार्टनरशिप कहा जाता है। ठीक है। एंड देयर इज वन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, जहां पे बताया गया है पार्टनरशिप से रिलेटेड जितने भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जितने भी रूल्स हैं, ठीक है, जितने भी लॉ हैं, वो सब कहाँ डिफाइंड है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में। ठीक है। इवन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में भी यही बताया गया है कि पार्टनरशिप क्या है? पार्टनरशिप है, इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पर्सन। ये पर्सन्स के बीच में रिलेशनशिप है जो अग्री होते हैं कि वो कोई बिजनेस कैरी ऑन करेंगे और जो प्रॉफिट लॉस है उसको शेयर करेंगे, जहां पे सारे पार्टनर एक्टिवली भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं बिजनेस में, नहीं तो एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। ये लिखा है ना, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यानी कुछ पार्टनर्स बाकी पार्टनर्स के बिहाफ में भी बिजनेस को कैरी ऑन करते हैं। ठीक है। तो दिस इज पार्टनरशिप। और जो पर्सन्स जो पार्टनरशिप में होते हैं, ठीक है, जिनके बीच में अग्रीमेंट होता है, उन्हें पार्टनर्स कहते हैं। और कलेक्टिवली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसको हम लोग फर्म कहते हैं। ये लिखा है ना, फर्म कहते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एसेंशियल फीचर पार्टनरशिप के। ठीक है। तो फर्स्ट फीचर है टू और मोर देन टू पर्सन। पार्टनरशिप फर्म में कम से कम 2 पर्सन होने चाहिए और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? ये देखिए स्क्रीन पे लिखा हुआ है, पढ़ के बताइए मैक्सिमम पर्सन कितने हो सकते हैं पार्टनरशिप फर्म में। तो याद रखिए, अगर बैंकिंग बिजनेस है तो मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं 10, और अगर कोई दूसरा अदर बिजनेस है तो मैक्सिमम मेंबर होते हैं 20। ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, मैं हैंड टू हैंड आपको नोट्स भी प्रोवाइड करती जा रही हूँ, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज करके ये जो पॉइंट्स है इनको जॉट डाउन भी करिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो फीचर है दैट इज अग्रीमेंट।
पार्टनरशिप फर्म में एग्रीमेंट, जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है, कि वो प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में शेयर करेंगे, और भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन है, तो उसके रिगार्डिंग अग्रीमेंट बहुत ही ज़रूरी है। एंड दिस अग्रीमेंट नीड नॉट टू बी इन रिटन फॉर्म, कोई ज़रूरी नहीं है कि जो अग्रीमेंट हो रिटन फॉर्म में हो। जो ओरल अग्रीमेंट होता है दिस इज इक्वली वैलिड, वो भी उतना ही वैलिड होता है, ठीक है, लेकिन कन्वीनियंट हो इसलिए हमेशा रिटन फॉर्म में अग्रीमेंट बनाए जाते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो फीचर है पार्टनरशिप का, दैट इज बिजनेस। देयर हैज टू बी सम बिजनेस। याद रखिए पार्टनरशिप में हमेशा कुछ बिजनेस होना चाहिए, कोई व्यापार होना चाहिए, कोई कारोबार होना चाहिए जो पार्टनर्स मिलके कैरी ऑन कर रहे हो, ठीक है। सपोज करिए कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उसके 2 ओनर्स हैं, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे को ओनरशिप, हम उसको बिजनेस नहीं कहेंगे, उसको पार्टनरशिप, हम उसको पार्टनरशिप फर्म नहीं कहेंगे, ठीक है। तो पार्टनरशिप की एक कंडीशन होती है कि कुछ बिजनेस होना चाहिए, कुछ प्रॉफिट लॉस होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट फीचर ऑफ द पार्टनरशिप इज म्यूचुअल एजेंसी। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो म्यूचुअली, मतलब मिल करके उस बिजनेस को कैरी ऑन करें, या फिर मतलब हर पार्टनर का इक्वल राइट है कि वो बिजनेस के जो कंडक्ट है, जो भी अफेयर्स हैं उसमें पार्टिसिपेट करे, हर पार्टनर का राइट है, ठीक है। और या फिर क्या हो सकता है, या फिर एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, यहाँ पे देखिए लाइन लिखी है ना, एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, या फिर कुछ पार्टनर्स बाकी पार्टनर के बिहाफ में भी बिजनेस को कैरी ऑन कर सकते हैं, तो दिस इज म्यूचुअल एजेंसी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट फीचर ऑफ पार्टनरशिप इज शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। पार्टनर्स के बीच में अग्रीमेंट होना चाहिए कि वो जो प्रॉफिट लॉस होगा बिजनेस का उसको किस रेशियो में शेयर करेंगे, ये डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। याद रखिए हर एक पार्टनर जो पार्टनरशिप फर्म का होता है वो लायबल होता है, जिम्मेदार होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है टू द थर्ड पार्टी, थर्ड आउटसाइड पार्टी, जो आउटसाइड पार्टी है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर ऑल द एक्ट ऑफ द फर्म। ऑर्गेनाइजेशन के हर एक एक्ट के लिए, हर एक काम के लिए हर पार्टनर जिम्मेदार होता है। जैसे अगर सपोज करिए ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डेप्ट लिया है, कोई लोन लिया है, तो उस केस में हर एक पार्टनर रिस्पॉन्सिबल होगा। इवन पार्टनर्स की जो पर्सनल एसेट्स हैं दिस कुड ऑल्सो बी यूज फॉर पेइंग ऑफ द फर्म्स डेप्ट। फर्म के जो उधार हैं उनको पे ऑफ करने के लिए पार्टनर्स के पर्सनल एसेट को भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो दिस इज लायबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप। तो these were the 6 features of the partnership firm. Now come to partnership deed. ये partnership deed क्या होती है? तो इट इज सिंपली अ डॉक्यूमेंट, ये एक डॉक्यूमेंट होता है विच कंटेन द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द पार्टनरशिप। ये एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें जितने भी टर्म एंड कंडीशन है पार्टनरशिप की वो डिफाइंड होती है, दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड, ठीक है। एंड दिस पार्टनरशिप डीड कंटेन द डिटेल्स ऑफ, इस पार्टनरशिप डीड में डिटेल्स होती है रिगार्डिंग ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द पार्टनर, ऑल द एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म के हर एक एस्पेक्ट से रिलेटेड डिटेल्स इस पार्टनरशिप डीड में डिफाइंड होती है। पार्टनर्स के बीच में किस टाइप का रिलेशनशिप होगा, ये सारी बातें इस डीड में अच्छे से डिफाइन किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इज द क्लॉजेस ऑफ पार्टनरशिप डीड कैन बी ऑल्टर्ड। जो पार्टनरशिप डीड है उसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन, जो भी क्लॉजेस दिए हुए हैं दिस कैन बी ऑल्टर्ड, उसको चेंज किया जा सकता है विद द कंसल्ट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी सारे पार्टनर अपनी आपसी सहमति से जो भी क्लॉज है पार्टनरशिप डीड में उसको ऑल्टर कर सकते हैं, ठीक है। और ये जो डीड है दैट शुड बी प्रॉपरली ड्राफ्टेड, वो प्रॉपरली ड्राफ्ट होनी चाहिए, एंड प्रेफरेबली वो रजिस्टर भी करानी चाहिए डीड को टू द रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म, जो फर्म का रजिस्ट्रार है उसके पास ये रजिस्टर भी हो तो अच्छा है, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे कंटेंट ऑफ द पार्टनरशिप डीड। ये जो पार्टनरशिप डीड है इसका कंटेंट क्या है, मतलब पार्टनरशिप डीड में किन किन बातों को डिफाइन किया गया है डिटेल में। सबसे पहला है नेम एंड एड्रेस ऑफ द फर्म, जो फर्म है उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, उस फर्म का मेन बिजनेस क्या है, जितने भी पार्टनर्स हैं उनका नाम क्या है, उनका एड्रेस क्या है, हर पार्टनर ने कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट किया है पार्टनरशिप फर्म में। नेक्स्ट इज डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, ये जो पार्टनरशिप है कब से स्टार्ट हुई। नेक्स्ट इज जो भी बैंक अकाउंट है उसका जो ऑपरेशन हो रहा है उसके रिगार्डिंग क्या रूल रेगुलेशन है। नेक्स्ट है प्रॉफिट लॉस का शेयरिंग का जो रेशियो है वो क्या है। नेक्स्ट इज जो भी
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन लोन है या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, इसका रेट क्या है, ये डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज अगर कोई ऑडिटर अपॉइंट किया है तो उसका मोड क्या होगा, उसका तरीका क्या होगा। नेक्स्ट है अगर किसी पार्टनर को सैलरी या कमीशन दी जा रही है तो वो उसका अमाउंट क्या होगा। नेक्स्ट है अगर कोई मतलब जो भी पार्टनर है उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटी क्या है, उनकी लाइबिलिटी क्या है, ये भी डिफाइन होना चाहिए पार्टनरशिप डीड में। नेक्स्ट इज अगर वन और मोर पार्टनर बिकम इंसॉल्वेंट, अगर एक या एक से ज्यादा पार्टनर अगर इंसॉल्वेंट हो जाते हैं और अगर पार्टनरशिप जो फर्म है उसे अगर लॉस होता है तो उस केस में कैसे ट्रीटमेंट किया जाएगा, ये भी डिफाइंड होना चाहिए। नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, अगर फर्म डिसॉल्व होती है तो उस केस में जितने भी अकाउंट्स हैं उनका सेटलमेंट कैसे होगा, ये भी डिफाइन होना चाहिए। नेक्स्ट इज अगर जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है तो किस मेथड से उनका सेटलमेंट किया जाएगा। एंड नेक्स्ट इज अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में ऐड होता है या रिटायर होता है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो उस केस में क्या रूल रेगुलेशन फॉलो किया जाएगा। ठीक है, तो मतलब हमें ये पढ़ के समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड में पार्टनरशिप फर्म से रिलेटेड जितने भी एस्पेक्ट है उससे रिलेटेड जो भी रूल रेगुलेशन जो भी क्लॉजेस हैं वो सब पार्टनरशिप डीड में डिफाइन होते हैं। ठीक है, बट एक बात, अगर सपोज करिए पार्टनरशिप डीड में पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड कोई क्लॉज डिफाइन नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा, बताइए। तो उस केस में क्या किया जाएगा, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शेल अप्लाई, तो उस केस में इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रूल एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। सपोज करिए पार्टनरशिप डीड में किसी पर्टिकुलर कंडीशन से रिलेटेड कोई क्लॉज डिफाइंड नहीं है तो उस केस में क्या किया जाएगा। तो उस केस में ये 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक है, ये 5 इंपॉर्टेंट कंडीशन है। अगर इनसे रिलेटेड पार्टनरशिप डीड में कोई भी क्लॉज नहीं डिफाइंड है तो हम क्या करेंगे वो यहाँ पे बताया गया है। पहला है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनरशिप डीड में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं डिफाइंड है तो उस केस में प्रॉफिट लॉस विल बी इक्वली डिवाइडेड अमंग द पार्टनर, प्रॉफिट लॉस को इक्वली डिवाइड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता क्या है, सबसे पहले तो कैपिटल क्या है, कैपिटल इज पूंजी, वो फंड, वो अमाउंट जो पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में कंट्रीब्यूट करता है, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कोई पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में जो भी अमाउंट कंट्रीब्यूट करता है अगर उस पर उसे इंटरेस्ट दिया जाता है तो दिस इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो याद रखिए पार्टनरशिप डीड में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डिफाइंड नहीं है, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है तो उस केस में नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी अलाउड, उस केस में कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है सैलरी और कमीशन, अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी सैलरी या कमीशन से रिलेटेड कोई कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो पार्टनर्स को नो सैलरी एंड कमीशन वुड बी अलाउड, कुछ नहीं दिया जाएगा, कोई सैलरी कोई कमीशन नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट इज चौथा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबसे पहले तो ड्राइंग क्या होता है, वैसे मैं एक्सपेक्ट करती हूँ आपको पता होगा, आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। ड्राइंग क्या होता है कि यहाँ पे पार्टनरशिप फर्म की बात हो रही है तो मैं पार्टनर का एग्जांपल लेके बताऊंगी कि पार्टनर अगर अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ फंड विड्रॉ करते हैं पार्टनरशिप फर्म से तो दिस इज कॉल्ड ड्राइंग, इसको हम ड्राइंग कहते हैं। तो उस पे पार्टनर को कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है। ठीक है, बट अगर पार्टनरशिप डीड में कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट डिफाइंड नहीं है तो याद रखिए नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वुड बी चार्ज, कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा। ठीक है, पांचवा पॉइंट क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन। सपोज करिए किसी पार्टनर ने पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया है, ठीक है, तो उस केस में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, बताइए, पढ़ के बताइए, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 6% पर एनम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में अगर इंटरेस्ट ऑन लोन नहीं दिया है तो उस केस में आप 6% पर एनम यूज करेंगे। क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बताया गया है कि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है अबाउट दिस क्लॉज तो उस केस में वी विल यूज 6% पर एनम। तो उस केस में जो पार्टनर है उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा जो उसने लोन पार्टनरशिप फर्म को दिया है उस केस में उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दैट वुड बी 6% पर एनम। ठीक है,
ये बात समझ में आई? तो ये कुछ 5 पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने इसे अलग से इंक्लूड किया है। एक बार देख लेते हैं फिर से, प्रॉफिट और लॉस किस रेशियो में शेयर करेंगे? इक्वल रेशियो में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, सैलरी कमीशन नहीं दी जाएगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं चार्ज किया जाएगा, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा पार्टनर को। किस रेट से? 6% के रेट से। ठीक है, ये समझ में आ गया? ये जो पांच पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, नाउ कम टू नेक्स्ट स्लाइड, स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ पार्टनरशिप अकाउंट। पार्टनरशिप अकाउंट से रिलेटेड कुछ स्पेशल एस्पेक्ट हैं। तो याद रखिए, जो पार्टनरशिप फर्म है और जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस यानी जहां पे सिंगल ओनर होता है, दैट इज कॉल्ड सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस दोनों के जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं ना, दे आर सिमिलर, वो सेम होते हैं, एक्सेप्ट बस कुछ 5-6 कंडीशन को छोड़ करके हर केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है, जो अकाउंट्स बनाए जाते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, दोनों के केस में सेम होता है। ठीक है, बस 5-6 कंडीशन को छोड़ के। तो चलिए अब देख लेते हैं वो 5-6 कंडीशन कौन सी हैं। इवन 5 ही कंडीशन है, वो कौन कौन सी है देख लेते हैं। सबसे पहला है मेंटेनेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जो पार्टनरशिप फर्म होती है उस केस में हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना होता है, वो मेंटेन करना होता है। दूसरा है, पार्टनरशिप फर्म के केस में हमें प्रॉफिट लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करना होता है अमंग द पार्टनर्स। ठीक है, तीसरा क्या है, इफ देयर इज अ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट इन द पास्ट, देन वी नीड टू डू एडजस्टमेंट। हमें एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं अगर पास्ट में कुछ रॉन्ग एप्रोप्रिएशन हुआ है प्रॉफिट का। ठीक है, नेक्स्ट इज रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। रिकंस्टिट्यूशन मतलब क्या होता है? रिकंस्टिट्यूशन ये वर्ड यूज हुआ है ना यहाँ पे। देखिए, कंस्टिट्यूट करना मतलब फॉर्म करना, रिकंस्टिट्यूट मतलब दोबारा फॉर्म करना। तो याद रखिए, पार्टनरशिप फर्म में जब भी कोई नया पार्टनर ऐड होता है या कोई पार्टनर छोड़ के जाता है, तो पार्टनरशिप फर्म को फिर से रिकंस्टिट्यूट किया जाता है। तो वही है यहाँ पे रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, नेक्स्ट इज डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप फर्म जब खत्म होती है, डिसॉल्व होती है, तो उस केस में जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। ठीक है, तो ये कुछ 5 पॉइंट हैं। इन 5 पॉइंट को छोड़ करके पार्टनरशिप फर्म हो चाहे सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस हो, दोनों केस में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक है, बस ये 5 पॉइंट में थोड़ा सा डिफरेंस आता है। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर। तो ये था आज का पूरा लेक्चर, और मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा पार्टनरशिप डीड के बारे में। ठीक है, तो अब जल्दी से आप लाइक बटन प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि उनके भी कॉन्सेप्ट पार्टनरशिप के रिगार्डिंग क्लियर हो जाएं। और अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, सो थैंक यू एंड हैव अ गुड डे एंड सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय।